हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बहुत कुछ जो हिंदी के विषय हैं उनसे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न लेके आई हूँ। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है ये विशेषण से संबंधित है। इसमें एक वाक्य दिया गया है, यह लड़का बहुत होशियार है। इसमें हमें यह शब्द में विशेषण बताना है। तो विशेषण, पहली बात तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और इसके भेदों की अगर हम बात करते हैं तो इसके 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में बताते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, काला, ऊंचा, ये हमारे गुणवाचक विशेषण में आए। परिमाणवाचक होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मेजरमेंट बताते हैं, माप तोल बताते हैं, जैसे 4 लीटर, 10 केजी, 100 क्विंटल। तो ये क्या है, जिसमें हम तोलते हैं किसी चीज को, उसको मेजर करते हैं। संख्यावाचक जहां पर हम चीजों को काउंट कर सकते हैं। मेरे पास 6 किताबें हैं तो 6 क्या है, 1 2 3 4 5 6 हम काउंट कर रहे हैं, किताबों को हम गिन सकते हैं। ठीक है, यह हमारा संख्यावाचक होगा। संख्या और परिमाण में यही अंतर होता है कि संख्या मतलब होता है काउंटेबल, जिनकी आप गिनती कर सकते हैं। परिमाण में काउंटेबल नहीं होती है, उनको आप मेजर करते हो, आप उनको तोलते हो, आप उनको नापते हो। और चौथा जो प्रकार होता है वो होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण मतलब कुछ ऐसे विशेषण शब्द होते हैं जो कभी कभी संज्ञा शब्द के आगे जुड़कर उनकी विशेषता बताने का काम करते हैं। जैसे यह लड़का बहुत होशियार है, तो हम लड़का, कौन सा लड़का, यह लड़का, किसी पर्टिकुलर लड़के की बात कर रहे हैं। तो यह जो शब्द है यहाँ पर लड़के की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर यह हमारा सर्वनाम नहीं है बल्कि लड़के के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कर देता है कि यह लड़का या फिर वह लड़का, वह घर मेरा है। ठीक है, तो जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के आगे जुड़कर उसके विषय में हमें जानकारी देते हैं और विशेषण की तरह कार्य करते हैं, वो हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो यह शब्द है ये हमारा क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। दूसरा है जिस वाक्य में कर्म उपस्थित हो उसे कहते हैं। देखिए, इस आधार पर हम जो हमारा क्रिया है उसे 2 भागों में बांटते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक मतलब कर्म के साथ और अकर्मक होता है कर्म के बिना। जैसे हमने एक उदाहरण दिया कि मैं खाता हूं, तो मैं करता है, खाता हूं क्रिया है, बीच में कोई कर्म नहीं है। तो ये जो हमारा उदाहरण है ये अकर्मक क्रिया है जिसमें हमारे पास कोई कर्म नहीं है। अगर हम यही बोलते हैं कि मैं फल खाता हूं, तो खाने की जो क्रिया है वो किसके ऊपर होती है, फल। यहाँ पर कर्म क्या है, फल है। ठीक है, तो फल हमारा जो है इस वाक्य को सकर्मक वाक्य में बदल दे रहा है, क्योंकि वो एक कर्म है जिसके ऊपर क्रिया की जा रही है। हमसे यही पूछा गया है कि जिस वाक्य में कर्म उपस्थित हो यानी कर्म के साथ, तो वो कौन सी क्रिया कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारी सकर्मक क्रिया। अगला है भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है। भाववाच्य मतलब होता है जहां पर हम भाव की बात करते हैं, जहां पर हम भाव को देखते हैं। मालती खाना खाती है, इसमें ऐसा कोई भाव नहीं है, सीधे सीधे कर्ता की बात हो रही है। कर्तृवाच्य में ये आता है। वाच्य की बात जब हम करते हैं तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य जहां पर जो हमारी क्रिया होती है वो कर्ता पे निर्भर करती है। दूसरा होता है कर्मवाच्य, जहां पर हम बोलते हैं कि उसके द्वारा कोई काम किया गया या उसके द्वारा कोई काम नहीं किया गया। करने वाला कौन है वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि काम क्या हुआ है वो जहां पर इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा कर्मवाच्य होता है। और भाववाच्य में क्या है, हम भाव देखते हैं। जैसे अब इसमें है मालती खाना खाती है, सीधा सा वाक्य है, कर्ता पे निर्भर करता है। रमेश खाना खा सकता है, ये भी सीधा सीधा वाक्य है। हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, मतलब वो दौड़ नहीं सकता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं कि वो नहीं दौड़ता है या उसके द्वारा नहीं दौड़ा जाता, बल्कि हम एक भाव देख रहे हैं कि हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, भाव निकल के आ रहा है इस वाक्य में। तो ये हमारे होते हैं भाववाच्य, जहां पर हम भाव को प्रधानता देते हैं। करने वाला कौन है, काम क्या किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि भाव महत्वपूर्ण होता है, वहां पर हमारा भाववाच्य होता है। अगला वाक्य है किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग हुआ है।
वर्तमान काल मतलब क्या है कि अभी जो काम चल रहा है, अभी जो चीज हो रही है वो हमारे वर्तमान काल में आती है। संदिग्ध वर्तमान काल का मतलब क्या हुआ? सस्पेक्टेड। संदिग्ध मतलब होता है सस्पेक्टेड, कि शायद ऐसा हो रहा होगा, एक सस्पेंशन होता है, कंफर्मेशन नहीं होती है। अब देखो हमने लिखा कि बाजार खुलने पर हम सामान खरीदेंगे, ठीक है, कंफर्म है। वह शायद पढ़ाई के लिए कोटा जाए मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन हमसे क्या पूछा है? वर्तमान। तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे। अब गंगा में स्नान करते होंगे, तातेती हमारा जो है वो क्या है? करता, करती, करते, यानी वर्तमान काल को दिखाता है। लेकिन क्या है कि वे गंगा में तीर्थ स्नान करते होंगे, हमें कंफर्म नहीं है, हम करते हैं नहीं बोल रहे, हम कह रहे हैं कि वे गंगा में स्नान करते होंगे, यानी हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो ये हमारा जो वाक्य है सी वाला, ये आएगा संदिग्ध वर्तमान काल, जहां पे काम वर्तमान में हो रहा है लेकिन हम उसके बारे में श्योर नहीं है। अगला है, उसने पेचकस से अलमारी खोली। उसने पेचकस से अलमारी खोली। अब क्या है? जो काम है वो किससे हुआ? पेचकस की मदद से हुआ है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त से किस कारक का प्रसंग है? कारक हमारे होते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ठीक है। ये हमारे 8 कारक होते हैं और प्रत्येक कारक का अलग अलग चिन्ह होता है। जो से हमारा आता है, ये जो से चिन्ह है ये हमारा 2 कारकों में आता है। एक तो ये हमारा आता है करण कारक में और दूसरा ये हमारा आता है अपादान कारक में। जो करण कारक का से होगा वो क्या करता है? वो हमें ये बताता है कि कोई काम किसी की मदद से जब होता है, बाय, ठीक है। मैं बस से गया, बाय बस बोलते हैं। मैंने चाकू से फल काटा, यानी आपने चाकू की मदद ली, चाकू की सहायता से उसे काटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? हमारा करण कारक है, जहां पर हमारे साथ जो साधन है वो हमारे साथ साथ चलता है, उसकी सहायता से आप काम करते हो। और जो हमारा अपादान वाला से है उसमें क्या है? उसमें ये होता है कि चीज अलग हो जाती है। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा कि गमला छत से गिर गया। अब वो छत की सहायता से नहीं गिरा बल्कि छत से गिरकर अलग हो गया। तो जहां पर से शब्द से अलग होने का भाव आएगा वो हमारा होगा अपादान कारक, और जहां पर से जो शब्द है वो सहायता यानी किसी के द्वारा को दिखाएगा वो हमारा होगा करण कारक। अब यहाँ पर देख कि अगर हम बात करते हैं तो उसने पेचकस से अलमारी खोली। अब जब पेचकस से अलमारी खोलेंगे तो पेचकस की मदद से खोलेंगे, इसलिए यहाँ पर जो हमारा से है वो कौन से कारक का आ जाएगा? करण कारक, यानी ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे चलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए। अब इसमें देखिए, पानी में बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे चलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए। इसमें ये पूछा गया है कि इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द क्या है। समुच्चय बोधक शब्दों की अगर हम बात करते हैं तो समुच्चय बोधक शब्द हमारा एक तरीके का अव्यय होता है जो क्या करता है? अव्यय माने वे शब्द होते हैं जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता, जिनको आप कहीं भी प्रयोग करो, किसी भी परिस्थिति में प्रयोग करो, उनका जो रूप है वो नहीं बदलेगा, यानी आप इसको हमेशा एक ही रूप में पाओगे, कोई दूसरा रूप इनका नहीं होगा। इसके अंतर्गत भी हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं और इन्हें हम अविकारी शब्द भी कहते हैं क्योंकि इनमें कोई विकार, कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं समुच्चय बोधक, इसमें आते हैं 5 चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। अविकारी या फिर जो हमारा अव्यय है इसमें 5 चीजें आती हैं। एक तो हमारे आते हैं क्रिया विशेषण, एक हमारे आते हैं समुच्चय बोधक, एक हमारे आते हैं संबंध बोधक, एक हमारे आते हैं विस्मयादि बोधक शब्द और एक हमारे आते हैं निपात। यहाँ पर हमसे समुच्चय बोधक पूछा गया है तो सबसे पहले समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं? समुच्चय बोधक शब्द वो हैं, जैसे इंग्लिश में हम कंजंक्शन पढ़ते हैं, जो वर्ड हमारे क्या करते हैं? 2 या फिर 2 से अधिक सेंटेंसेस को या 2 से अधिक वर्ड्स को जोड़ने में काम आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने बोला कि मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया,
तो आप क्या है, दो वाक्य हैं इसमें, एक तो मैं बीमार था और दूसरा वाक्य है विद्यालय नहीं गया, लेकिन इन दोनों को जोड़कर एक वाक्य बनाया तो वो जोड़ने का काम किसने किया, इसलिए ने, मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया। तो यहाँ पर जो इसलिए शब्द है वो हमारा क्या है, वो हमारा समुच्चय बोधक है। अब अगर हम इस वाक्य की बात करते हैं तो इसमें क्या है, पानी में बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे चलाओ, हमारा एक वाक्य यहीं पे खत्म हो गया। फिर क्या है, ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए। ठीक है, अब देखो ताकि जो शब्द है उसने इन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना दिया। पहला वाक्य क्या है, पानी में बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे चलाओ, अपने आप में पूरा सेंटेंस है। दोबारा में क्या बोला गया है, ताकि वह जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए। तो ये जो हमारा शब्द है इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए ये जो वाक्य आएगा इसमें ये हमारा आएगा समुच्चय बोधक, दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है। अगला है, कोष्ठक में दिया गया चिन्ह किसका है। एक चिन्ह दिख रहा है जिसमें हमने क्या किया है, ऊपर को एक एरो लगाया है। तो इस चिन्ह को जो कहा जाता है, देखो अक्सर हम कुछ भी चीज लिखते हैं तो कहीं पे हमने कुछ छोड़ दिया, जैसे हमने लिखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन हम इसमें पहले लिखना अगर भूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा चिन्ह बनाते हैं और ऊपर लाइन के ऊपर हम पहले को लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो चिन्ह हैं ये कहलाते हैं हंस पद, हंस के जैसे पैर। ठीक है, हंस पद, उसके जैसी इसकी रचना है। या फिर त्रुटि परक चिन्ह, त्रुटि पूरक मतलब होता है जो उस कमी को, जो उस गलती को सुधारने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो चिन्ह है ये हंस पद कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, हमें आशीर्वाद शब्द ही बहुत 4 जगह लिख के दिया है, लेकिन इसमें से क्या है, 3 हमारी जो स्पेलिंग्स हैं वो गलत हैं, एक स्पेलिंग हमारी सही है। सबको हम पढ़ते हैं आशीर्वाद, ये ठीक लग रहा है देखने में। दूसरा क्या है, आशीर्वाद। ठीक है, शौ में छोटी की मात्रा है। तीसरा है आशीर्वाद। चौथा है आशरीवाद। यानी देखो ये और ये तो बिल्कुल गलत हैं, सी और डी तो कहीं से कहीं तक सही विकल्प नहीं है। अब हम 1 और 2 की बात करते हैं तो क्या है, आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद नहीं होता, यानी बड़ा ई आता है शौ में। ठीक है, तो ये जो हमारा शब्द है इसका ऑप्शन जो 1 है वो ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक है, आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, आ शौ में बड़ी की मात्रा, फिर वाद, वा के ऊपर रॉ लगेगा, आशीर्वाद। अगला हमारा जो क्वेश्चन है यह है, बालू से तेल निकालना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। देखिए बालू से तेल निकालना क्या है, एक असंभव कार्य को दिखा रहा है ना। बालू से तेल निकालना किसी हाल में संभव नहीं है, तो इसका तो सीधा सा अर्थ निकल के आता है कि ये हमारा जो सेंटेंस है, ये जो हमारा मुहावरा है वो क्या है, वो हम किस चीज के लिए प्रयोग कर रहे हैं, किसी असंभव कार्य के लिए कर रहे हैं। ठीक है, माना कोई बहुत आलसी आदमी है, उससे आपने उसको बोला कि चलो तुम जाके क्या करो, एक खेत खोद दो, तो हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति, माना उसका नाम रोहन है, रोहन से खेत खुदवाना, बालू से तेल निकालना है, यानी असंभव कार्य है। वो आलसी है तो वो खेत कैसे खोदेगा, वो खोद ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत मेहनत का काम है। तो जहां पर हम असंभव कार्य की बात करते हैं वहां पर इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। अगला है, अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है। देखिए संधि की बात हम करते हैं तो संधि के हमारे 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के अंतर्गत भी हम बहुत सारे 4-5 भेद उसके पढ़ते हैं, जिसमें हमारा दीर्घ संधि आता है, जिसमें हमारा गुण संधि आता है, हमारा वृद्धि आता है, हमारा यण संधि आता है और हमारा अयादि संधि आता है। ये 5 भेद होते हैं हमारे किसके, स्वर संधि के। और स्वर संधि में क्या होता है, इसमें 2 स्वर आपस में मिलते हैं। ठीक है, अब आपसे इसमें जो शब्द पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि अपेक्षा, ये जो शब्द है ये किसका उदाहरण है। अब तभी आप बता पाएंगे जब इसका हमें संधि विच्छेद मालूम होगा। तो अपेक्षा जो शब्द है इसमें 2 शब्दों की संधि होती है, अप प्लस इक्षा। ठीक है, अप देखिए, अप प में कुछ भी नहीं है तो प मतलब कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि प के साथ हमारा
अ जुड़ा है, ठीक है, अ, और यहाँ हमारा पहला वर्ण क्या है, इसका ई है। तो इस अ और ई ने मिलकर क्या बना दिया, ए की मात्रा को बनाया। देखो अपेक्षा, ए की मात्रा इसमें है, लेकिन जब हम इसको तोड़ते हैं तो इस ए की मात्रा हमें न तो अप में दिखाई देती है न इक्षा में। तो कहाँ से ए आया, ए आया हमारा इस अप में से, प में से अ निकाला, क्योंकि हमें मालूम है कि हर व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा होता है और इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो मात्रा रहित है, तो इसका मतलब इसमें अ है। अ और ई ने मिलाकर क्या बना दिया, ए बना दिया। तो हमारा जहां पर ए बनता है, जहां हमारा ओ बनता है, वहां हमारी होती है गुण संधि, यानी दो अलग अलग वर्गों के स्वर मिलकर एक अलग ही वर्ग के स्वर का निर्माण करते हैं। अ क्या है, अ वर्ग का है, ई क्या है, ई वर्ग का है, और जो बना वो क्या है, ए आई, यानी ए अलग अलग है, तीनों अलग अलग हैं। तो ये हमारा क्या है, गुण संधि का उदाहरण है। और गुण संधि किसके अंतर्गत आती है, स्वर संधि के अंतर्गत आती है। अगला है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द, उपसर्ग रहित मतलब होता है जिसमें उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग के बिना कौन सा शब्द है। इसकी पहचान करने के लिए हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हम किसी भी शब्द से उपसर्ग या प्रत्यय हटाते हैं तो जो हमारा बचा हुआ शब्द है उसे मूल शब्द कहा जाता है। जिसमें भी उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ते हैं वो हमारा मूल शब्द कहलाता है। तो जब हम किसी भी उपसर्ग या प्रत्यय जुड़े वाले शब्द में से इन्हें अलग करते हैं तो वो जो हमारा मूल शब्द होता है वो हमारा सार्थक शब्द होना चाहिए। यानी उपसर्ग हटाओ या फिर प्रत्यय हटाओ तो बचा हुआ जो शब्द है वो एक अर्थ रहित शब्द होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर हम इसमें से सारे शब्दों को देखते हैं तो सुंदर, सु न दर, सु अगर आप हटाओगे तो नदर कुछ नहीं होता है, या सुन अगर आपने हटा दिया तो दर भी ऐसा कुछ अर्थ नहीं देता है। अत्यधिक, अत्यधिक जो शब्द है इसमें अति प्लस अधिक, ये संधि में भी आता है, और ये अति जो है हमारा वो उपसर्ग में भी आता है। अति का अर्थ होता है बहुत ज्यादा। विदेश, भी मतलब होता है दूसरा, विदेश, इसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं। वी हटाया तो देश हमारा एक प्रॉपर वर्ड है। सुयोग, सुयोग मतलब होता है अच्छा, जब हम क्या होता है, सुयोग मतलब होता है कि जहां पर हमें अच्छा अवसर मिलता है। सु मतलब होता है अच्छा, योग मतलब होता है अवसर। तो तीनों जो नीचे शब्द हैं बी सी डी, इसमें क्या है, हमें अति उपसर्ग मिल गया। दूसरे में हमें तीसरा जो हमारा है विदेश, उसमें हमें वी उपसर्ग मिल गया। चौथा जो हमारा सुयोग है इसमें हमें सु उपसर्ग मिल गया। लेकिन पहला वाला जो शब्द है इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, ये अपने आप में एक संपूर्ण वर्ड है, एक अपने आप में एक मूल शब्द है। तो यहाँ पर उपसर्ग रहित जो शब्द है वो हमारा है सुंदर। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है, जिसमें नहीं है। सवेरा, घनेरा, सपेरा, ममेरा। अब इसमें देखिए, घनेरा जो सवेरा है शब्द है, सवेरा मतलब क्या होता है, सुबह होता है, और सवेरा क्या है, अपने आप में एक मूल शब्द है, ठीक है, इसको आप नहीं तोड़ सकते हो। घनेरा किससे बनता है, घन, घना जो होता है उसमें एरा प्रत्यय लगा है, घना मतलब बहुत डेंस। सपेरा, सांप पकड़ने वाले को बोलते हैं, सांप प्लस एरा से हो गया। ममेरा, जो हमारे ममेरे फुफे बोलते हैं ना, ममेरा मतलब मामा का मामा प्लस एरा से बना ममेरा, इसमें भी एरा प्रत्यय लगा है। लेकिन सवेरा क्या है, ये अपने आप में एक मूल शब्द है, तो यहाँ पर हमारा जो एरा प्रत्यय जिसमें नहीं जुड़ा है वो शब्द आ गया सवेरा। अगला है, निर्विकार में कौन सा समास है। निर्विकार, इस शब्द को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें जो हमारा उच्चारण होता है वो निर प्लस विकार होता है, यानी जिसमें कोई विकार नहीं है। निर मतलब होता है नहीं वाला, और निर क्या है, एक उपसर्ग है, एक हम इसको क्या करते हैं, शब्दों में अव्यय की भांति लगाते हैं, शब्दों के पहले ये जुड़ता है। तो जिस भी समास का पहला पद, दो पद क्या हो गए, निर और विकार, तो जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, कोई उपसर्ग होता है, वो हमारे समास अव्ययी भाव समास में आते हैं। तो हमारा जो निर्विकार शब्द है ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु मतलब होता है
जिसका पहला पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद, दो पद होते हैं समास की जब हम बात करते हैं, दो पदों को मिलकर समस्त पद बनता है। निर्विकार हमारा समस्त पद है और इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो निर और विकार, ये दो पद बने। निर पहला पद है तो उसे पूर्व पद कहा जाता है, विकार हमारा दूसरा पद है तो उसे उत्तर पद कहा जाता है। उत्तर होता है पीछे का पद। द्विगु में क्या होता है, जो हमारा पूर्व पद होगा वो संख्यावाचक होगा, जैसे चौराहा, चौ मतलब होता है चार, राहा मतलब राहों का समूह के लिए आता है। तो चौराहा पहला जो पद है वो गणनावाचक है, वो संख्या की बात करता है, हमारा द्विगु में आया। द्वंद्व में क्या होगा, द्वंद्व में जो दो पद हैं वो आपस में योजक चिन्ह द्वारा जुड़ते हैं, डैश हम जिसको बोल लेते हैं नॉर्मली, जैसे माता पिता, भाई बहन, सुख दुख, आना जाना, सबके बीच में डैश लगता है, ठीक है। तो ये हमारा द्वंद्व समास में होता है जहां पर दो पद, पूर्व पद और उत्तर पद योजक चिन्ह से जुड़ते हैं। बहुव्रीहि में क्या होता है, यहाँ पर जो समास है उसका अगर हम विग्रह करते हैं उस समस्त पद का, तो हमें किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत मिलता है। जैसे हमने बोला चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब क्या है, चतुर और भुज यानी चार भुजाओं वाले, ठीक है। इसका विग्रह बनेगा चार भुजाओं वाले, अर्थात कौन है, विष्णु बोल सकते हैं हम। उसके बाद क्या है इसमें, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले, ये भी कौन हो गए, विष्णु हो गए। पहला पद है चक्र, दूसरा पद है धर यानी चक्र को धारण करने वाले, इसका विग्रह बनता है, अर्थात जो चक्र को धारण करने वाले हैं, हर कोई तो हम हर किसी के लिए उस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, हमने किसके लिए किया, हमने उसका प्रयोग किया विष्णु जी के लिए, तो ये भी हमारा बहुव्रीहि है। जैसे नीलकंठ, नीला है जिनका कंठ, नील और कंठ दो से बिना है, नीला है जिसका कंठ, वो कौन है हमारे, वो हमारे शिव जी के लिए प्रयोग होता है, तो ये भी हमारा बहुव्रीहि समास में आता है। अगला है मूक का विलोम होगा। मूक मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है, जो नहीं बोल पाता उसे हम मूक बोलते हैं। इसका विलोम क्या होगा, देखिए वाचाल, वाचाल उसे कहा जाता है जो बहुत ज्यादा बोलता है। कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें जो बोलते बोलते थकते नहीं है, जिन्हें बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है, तो वो क्या कहा जाता है, उसे वाचाल कहा जाता है। मूक मतलब वह जो नहीं बोलता है, जो कम बोलता है, वाचाल मतलब हो गया जो बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक है। तो मूक का विलोम क्या हो जाएगा, वाचाल होगा। अगला है मुक्ति पाने का इच्छुक। इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है, यानी ऐसा व्यक्ति जो मुक्ति पाने की इच्छा रखता है उसे बोला जाता है मुमुक्षु, ठीक है। मुमुक्षु मतलब मोक्ष की इच्छा करने वाला, मुक्ति की इच्छा करने वाला। जिजीविषा क्या है, जिजीविषा होता है जिसे जीने की इच्छा हो, जो जीना चाहता है। जिज्ञासा होती है जानने की इच्छा, जिज्ञासा बोलते हैं ना कि बच्चों के मन में बहुत जिज्ञासा होती है, यानी बच्चा क्या होता है, क्यूरियोसिटी जिसको बोलते हैं, कि हर चीज के बारे में प्रश्न होते हैं कि ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, वो क्या है, बच्चे की जिज्ञासा है, उसकी जानने की इच्छा है। जिजीविषा हो गई जीने की इच्छा, और मुमुक्षु हो गया मोक्ष पाने की इच्छा, मुक्ति की इच्छा। पिपासा होता है प्यास लगने का जो भाव होता है, अगर हमें प्यास लगी तो हम उसके लिए पिपासा शब्द का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है, देखिए देशज शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो होते किसी क्षेत्रीय भाषा के हैं, लेकिन बहुत कॉमन से शब्दों में उनकी गिनती होती है, और हम उन्हें क्या करते हैं, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में भी हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और ये जो आते हैं ये हमारे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के एक भेद में आता है, जिसमें हम 5 भेद पढ़ते हैं। पहला हमारा होता है तत्सम, जो संस्कृत का शब्द है और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गया है। जैसे हम कहीं पे बोलते हैं ना उष्ण, उष्ण मतलब क्या है, गर्मी से होता है उसका मतलब। उसके बाद होता है तद्भव, जो संस्कृत शब्दों का ही परिवर्तित रूप है। जैसे ग्राम, ग्राम क्या है, गांव है, और ग्राम एक तत्सम शब्द है, शुद्ध शब्द है, संस्कृत का शब्द है, उसी को हमने गांव बना दिया, थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया, तो ये हमारा तत्सम आया। देशज होते हैं, आपको जैसे बताया क्षेत्रीय भाषा के शब्द होंगे, जैसे क्या है, लुटिया, खटिया, ऐसे जो शब्द होते हैं, पगड़ी, ठीक है, लेकिन हिंदी में भी इनका बराबर हम प्रयोग करते हैं। और चौथा होता है इसमें विदेशी शब्द, विदेशज भी बोल सकते हैं, जो शब्द हमारे अपनी भाषा के नहीं हैं लेकिन दूसरी भाषा के हैं, परंतु हिंदी में प्रयोग उनका बराबर होता है। जैसे हम अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द बोलते हैं, हम डॉक्टर बोलते हैं, हम ट्रेन, स्टेशन,
और भी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुछ चीनी भाषा के शब्द होते हैं, कुछ जापानी होते हैं, कुछ अरबी भाषा के शब्द हैं। ये सब के सब क्या हैं? ये सारे के सारे विदेशत शब्द या फिर विदेशी शब्द कहलाते हैं। पांचवा इसमें आता है संकर शब्द। संकर शब्द होता है, संकर मतलब होता है हाइब्रिड, यानी जो शब्द हमारे कंपाउंड भी इसको बोलते हैं, जो हमारे क्या है, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का शब्द है, घर हिंदी का है, इन दोनों ने मिलकर एक शब्द बना दिया टिकट घर। ठीक है, तो ये हमारा संकर शब्द आया। अब इसमें हमसे देशज शब्द की बात की गई है, तो देशज शब्द हमारा क्या है? रेवड़। रेवड़ बोला जाता है किसको? जहां बहुत सारे जानवरों का झुंड होता है उसे हम बोलते हैं रेवड़। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? देशज शब्द है, लेकिन हिंदी में बहुत बार आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। फिर है सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? देखो, भाववाचक जो संज्ञा होती है वो अलग अलग प्रकार से हम उसका निर्माण करते हैं। कुछ सर्वनाम से बनता है, कुछ संज्ञा से बनता है, कुछ बाकी के अन्य चीजों से बनता है। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द ने कौन सी भाववाचक संज्ञा बनाई है वो हमसे पूछा गया है। देखो, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि सर्वनाम शब्द किस में जुड़ा है। अपना। अपना क्या होता है? एक सर्वनाम शब्द है ना, यह मेरा अपना है। ठीक है, तो अपना छुटपन में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें हमें कोई सर्वनाम दिखे। लिखावट में भी कुछ नहीं है, क्रिया है। लड़कपन क्या है? संज्ञा है, लड़का से बना हुआ है लड़कपन। ठीक है, तो अपना हमारा सर्वनाम शब्द है, इससे बनी हुई भाववाचक संज्ञा क्या है? अपना। जो हमारा अपना होता है उसी के साथ हमें क्या होता है? एक अपनापन होता है, एक लगाव होता है। ठीक है, तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अपनापन। अगला प्रश्न हमारा है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के हमारे होते हैं 3 भेद। ठीक है, कौन कौन से हुए? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक हो गया। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है। अब देखिए, इसमें आपसे पूछा है विशेषण कौन सा है। विशेषण जानने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा शब्द है जो किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के काम में आया है या फिर सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तो सबसे पहले देखिए, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है। इसमें क्या है? दूध जो शब्द है ये हमारा किस में आया? ये हमारा संज्ञा शब्द में आया। ठीक है, और इस शब्द की विशेषता बताई जा रही है क्या? गर्म। दूध कैसा है? गर्म है। तो गर्म क्या है? उसके गुण बता रहा है। ठीक है, हमने ये नहीं जाना कि कितना है और कितने किलो है, ऐसा कुछ नहीं पूछा है। गर्म है यानी दूध की जो विशेषता है वो क्या है? उसका गुण क्या है? वो गर्म है। तो इसमें कौन सा आएगा? गुणवाचक विशेषण आएगा। अगला है, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्म पर पड़े उसे कहते हैं। देखिए, कर्म जहां आता है, जहां पर क्रिया हमारे कर्म पर आधारित होती है, वो हमारा क्या हो जाता है? सकर्मक क्रिया होती है। राकेश के द्वारा पत्र लिखा गया, यह उदाहरण किस वाच्य का है? देखिए, के द्वारा जहां पर आएगा वो हमारे जो वाक्य होते हैं वो हमारे होते हैं किसके? कर्मवाच्य के द्वारा जो है एक कीवर्ड है जिसे आप पहचान सकते हो। जहां भी के द्वारा लगा है तो वो हमारा स्टेटमेंट, वो हमारा सेंटेंस सीधे सीधे हो जाएगा कर्मवाच्य में। अगर ये कर्तवाच्य होता तो इसमें होता कि रमेश या राकेश पत्र लिखता है या राकेश ने पत्र लिखा, सीधे सीधे आ जाता। राकेश के द्वारा ये काम किया गया, यानी राकेश के द्वारा क्या लिखा गया? पत्र लिखा गया। हो सकता है राकेश के द्वारा कहानी लिखी गई, तो यहाँ पर जो क्रिया है लिखा, पत्र है तो ये लिखा है। अगर हम पत्र की जगह कहानी कर देते, कर्म बदल देते हैं तो हमारी क्रिया भी बदल जाएगी। इसलिए ये जो हमारा उदाहरण है ये किसका उदाहरण है? कर्म वाच्य का है। यहाँ पर जो क्रिया है लिखा या लिखी, ये किस पे निर्भर कर रही है? ये पत्र कर्म पे निर्भर कर रही है। ये हमारा आ जाएगा कर्म वाच्य। इसके बाद है, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। देखो, ऐसे ही एक वाक्य हम पहले भी कर चुके हैं, लिखता होगा। लिखता तो पहले तो आ गया हमारा वर्तमान काल। अब इसमें देखो, भूत भविष्य, भविष्य वाले ऑप्शन तो वैसे ही हमारे गलत हो गए। संदिग्ध क्यों लगा है? क्योंकि लिखता होगा। हम बोल रहे हैं कि हमें कंफर्म नहीं है कि वह लिखता है, नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि वो शायद ऐसा कर रहा होगा, यानी एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है, रेखांकित का कारक बताइए। रेखांकित का कारक क्या है? मेढक को पत्थर से
मत मारो। अब इसमें देखिए अगर हम से की बात करते हैं, से जो हमारा है ये हमारा अंडरलाइन वर्ड है इसमें से, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, से में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपका कौन सा कारक है। पत्थर से मार रहे हैं ना, तो पत्थर की सहायता से, ठीक है। बिना पत्थर को मारोगे तो आप पत्थर की मदद लोगे ना उसे मारने के लिए। तो ये जो हमारा से होगा ये हमारा हो जाएगा करण कारक। और यहीं पे देखिए एक और कारक चिन्ह है, ये हमारा है को। अगर हम को की बात करते तो मेढक को, कर्ता, मेढक को पत्थर से मत मारो, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक। को किसका होता है, कर्म कारक का चिन्ह होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निपात का उदाहरण नहीं है। देखिए निपात की अभी मैंने बात की थी, निपात हमारा आता है अव्यय या फिर अविकारी शब्दों के अंतर्गत आता है, यानी जिसका रूप परिवर्तित नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हमें 4 शब्द दिए हैं, ही, भी, तक और मैं। हमसे पूछा है कि निपात क्या है। सबसे पहले हम इसमें निपात जान लेते हैं। निपात हमारे ऐसे शब्द होते हैं जो किसी बात पर बल देने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे हमने बोला कि यह पुस्तक रमेश ने चुराई, सीधे से हम बोले कि यह पुस्तक रमेश ने चुराई, ठीक हो गया। अगर हम इसे बोलते हैं कि यह पुस्तक रमेश ने ही चुराई, रमेश ने ही चुराई, यानी एक तरीके से हम उस बात को क्या कर रहे हैं, बल दे रहे हैं कि ये जो पुस्तक चुराने का काम है वो रमेश ने ही किया है। ही शब्द से क्या हो रहा है, उस काम के लिए रमेश का जो उत्तरदायित्व है या उसका जो उस काम के लिए जो कनेक्शन है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। ये हमारा निपात है। भी क्या है, जैसे मैं वहां गया, मैं वहां गया, ऐसा लग रहा है कि हम जैसे किसी को बता रहे हैं कि मैं कल बाजार गया। अगर हम बोलते हैं कि मैं भी कल बाजार गया, कंफर्मेशन दे रहे हो कि आपने भी वो काम किया है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, तक, मैंने सुबह पढ़ा, ठीक है, या फिर मैंने दिन में पढ़ा। फिर आप बोलोगे मैंने 2 बजे तक पढ़ा, यानी आप कंफर्मेशन कर रहे हो। ये तक जो शब्द है ये भी क्या करता है, किसी बात पर बल देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ऐसे शब्द हमारे निपात कहलाते हैं जो किसी बात को बहुत ज्यादा क्या कर देते हैं, किसी बात के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। अब इसमें ही, भी, तक, ये तीनों तो हमारे निपात हैं। मैं हमारा क्या है, ये हमारा सर्वनाम शब्दों में आता है, ये निपात नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। अगला है हमारा कोष्ठक में दिया गया चिन्ह किसका है। एक आपको चिन्ह दिख रहा है जहां पर हमने 2 कॉमा लगाए हैं, ठीक है, दोनों साइड से। ये हमारा, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, और हिंदी में जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं इन्हें कहा जाता है उद्धरण चिन्ह। अब इसमें देखिए 2 तरीके से बनाते हैं हम इसको। एक तो हमारा होता है जिसमें हम एक कॉमा लगाते हैं, ठीक है। जब उसका प्रयोग कब किया जाता है, जैसे हमने किसी का उपनाम लिखना है, जैसे हम क्या लिखते हैं, किसी राइटर का नाम हमने लिखा, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, तो दिनकर शब्द रामधारी सिंह हमने लिखा, लेकिन दिनकर को हम क्या करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। और जब हम किसी की कही हुई बात को एज इट इज लिखते हैं, जैसे कोई कोटेशन होता है, जैसे करो या मरो नारा है, ठीक है, या फिर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी एक नारा है। जहां पर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं जो किसी ने कहे होते हैं, किसी की कही गई बात को हम बिल्कुल उसी तरीके से बिना किसी परिवर्तन के बताते हैं, तो वो हमारा आ जाता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। उन्हें हम क्या करते हैं, डबल साइड कॉमा लगा के लिखते हैं, वो हमारा आ जाता है दोहरा उद्धरण चिन्ह में आ जाता है, ठीक हो गया। तो ये जो हमारा चिन्ह देखिए यहाँ पर इकहरा और दोहरा तो लिखा नहीं है, तो ये सीधे सीधे हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, उद्धरण चिन्ह। और अगर इसकी जगह होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह या दोहरा उद्धरण चिन्ह, तो फिर ये एग्जांपल होता है दोहरा, दोहरा मतलब डबल, इकहरा मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध कौन सा है, सांसारिक है। देखो संसारिक कुछ नहीं होता है, और वैसे भी उसमें पॉइंट गलत लगा है। सांसरिक नहीं होता है, संसरिक भी नहीं होता है, क्या होता है, सांसारिक। जो हमारा भौतिक जगत से जुड़ी हुई चीजें हैं उनके लिए क्या, किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, सांसारिक। मोह माया बोलते हैं ना, ये मेरा है, ये पराया है, ये वाली जो भावनाएं होती हैं ये किस में आती है, सांसारिक भावनाएं, सांसारिक हमारे परिदृश्य को दिखाती हैं। अगला प्रश्न है, यह चित्र बड़ा सुंदर है, इसमें किस तरह की अशुद्धि है। देखिए अशुद्धि शोधन वाले प्रश्न भी काफी बार पूछे जाते हैं। तो यह चित्र बड़ा सुंदर है।
अब बड़ा जब हम करते हैं तो बड़ा हम क्या कहाँ पे हम प्रयोग करते हैं उसे, जब किसी चीज के साइज की बात आती है, किसी चीज के आकार की बात आती है। यह बहुत बड़ा पेड़ है, यह बड़ा घर है, ठीक है। बड़ा छोटा क्या करता है, आकार बताता है। लेकिन जब अगर हम चित्र की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है, हम बोलेंगे ना बहुत सुंदर चित्र है, यह चित्र बहुत सुंदर है बोलेंगे, ठीक हो गया। अब इसमें जो प्रॉब्लम है यानी जो हमारी अशुद्धि है वो किस में आई है, बड़ा शब्द में आई है। बड़े की जगह क्या होना चाहिए था हमारा, बहुत होना चाहिए था। और जो बड़ा शब्द है ये विशेषण है। अगर आप ऑप्शंस पे नजर डालेंगे, विशेषण संबंधी पूछा है, क्रिया संबंधी पूछा है, क्रिया तो कुछ है ही नहीं, सर्वनाम संबंधी भी कोई अशुद्धि नहीं है, संज्ञा संबंधी नहीं है, तो बड़ा की जगह बहुत होना चाहिए था। यहाँ पर हमारी कौन सी अशुद्धि निकल के आई, विशेषण संबंधी, क्योंकि इसमें जो विशेषण लगा है वो विशेषण शब्द हमारा अशुद्ध है, विशेषण शब्द का प्रयोग गलत किया गया है। अब आज की प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है पानी पानी होना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? देखो पानी पानी होना भी बहुत एक कॉमन मुहावरा है, यानी क्या है, पानी पानी होना मतलब होता है कि शर्मिंदा होना, ठीक है। पानी पानी होना क्या है, शर्मिंदा होना। इसी से रिलेटेड एक वाक्य इसमें दिया गया है जिसमें हमने मुहावरे का प्रयोग भी कर रखा है। इतनी बरसात हुई कि आंगन पानी पानी हो गया, ये तो कोई मतलब नहीं बनता है। बरसात हुई पानी में आंगन में पानी पानी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर में पानी ही पानी है, ये भी कोई हमारा एक सेंसिबल सेंटेंस नहीं है। दाल में पानी पानी हो गया, ये भी नहीं है। चोरी पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया। देखो यहाँ पर जो शब्द हमारा डी वाला जो स्टेटमेंट है, यहाँ पर पानी पानी हो गया, इस मुहावरे का जो सही अर्थ यहाँ पर निकल के आता है कि हमने किसी व्यक्ति की चोरी पकड़ी तो जब उसे पता चलेगा कि भाई मेरे बारे में सब पता चल गया, तो उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी है वो इस मुहावरे के सही प्रयोग को दर्शाता है, उस मुहावरे के सही प्रयोग को दिखाता है। थैंक यू एवरीवन।